अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। यूजली हम क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन कल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ, उसको कहा जा रहा है ना सिर्फ इस बहुत करीब के वक्त में जो अपसेट हुए उनमें नहीं, बल्कि ऑल टाइम जो वर्ल्ड कप के जो बड़े अपसेट में को शुमार होगा। जनाब सऊदी अरब ने कल अर्जेंटाइन को 2-1 से शिकस्त दी। मैसी ने गोल किया तो लग रहा था ये बिजनेस एज यूजुअल होने वाला है, यानी कि अभी और गोल आएंगे, लेकिन नहीं पता था कि अब से तकरीबन जब ये 10 मिनट में गोल हुआ कि 80 मिनट बाद सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आप मनाजिर देख सकते हैं। सऊदी अरब के फैंस ने ना सिर्फ कतर, दुनिया भर में उनके बादशाह हों, कतर के अमीर हों, सेलिब्रिटीज़ हों, सब ने इस जीत को खूब सेलिब्रेट किया और शायद ये जीत तारीख में याद रखी जाएगी। और उसके बाद रात में एक और मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस जब उतरा मैदान में तो लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने पहला गोल किया तो शायद यहाँ भी ये कुछ होगा, लेकिन फिर फ्रांस ने बताया कि वो वर्ल्ड चैंपियन क्यों हैं और फिर 4 गोल उन्होंने करके मुकाबला 4-1 से जीता। आज इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिटेल इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करेंगे। आज मज़ीद टीमों ने भी मैचेस खेलने हैं, लेकिन फुटबॉल पर बात करेंगे जनाब। और इस मेगा अपसेट पे आप जितनी बात कर लेना उतना जो है ना लगता है कि कम है, क्योंकि ये इतना बड़ा अपसेट है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ फुटबॉल एक्सपर्ट मौजूद हैं इबाद, और इसके साथ लाहौर से हमें ज्वाइन करें फरीद खान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इबाद, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरह का रिजल्ट होगा, और फिर मैसी जिनकी इतनी फॉलोइंग है, कितना ये हार्ट ब्रेकिंग होगा फॉर अर्जेंटाइन। और ऑब्वियसली जो जश्न है वो तो हमने देख लिया, बट टूटे हुए दिलों को ज़रा कम ही लोग देखते हैं ना। अर्जेंटाइन में क्या लोग सोच रहे होंगे इस वक्त? गफ़ार भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच। एंड गफ़ार भाई देखें, बात यह है कि पब्लिक हॉलिडे दिया जाता है वर्ल्ड कप जीतने पे, सेमीफाइनल जीतने पे। पहला मैच अर्जेंटीना के खिलाफ, मेसी के खिलाफ जीतने पे एक पब्लिक हॉलिडे दे दिया गया सऊदी अरेबिया में, तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी अचीवमेंट है सऊदी अरेबिया के लिए। लेकिन मैं वो नहीं कहूँगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार तुक्का लग गया, फ्लूक लग गया, ऐसा नहीं है। सऊदी अरेबिया की टीम और उनके मैनेजर ने जिस तरह टैक्टिकली गेम को वो लेके चले हैं ना, इट वाज अमेजिंग। अर्जेंटीना बहुत बड़ी टीम है, फेवरेट्स है वर्ल्ड कप के लिए, बहुत बड़ा अपसेट है। आप उनका ऑफेंसिव स्टाइल देख रहे हैं सऊदी अरेबिया का, आप उनका डिफेंसिव कल देख रहे हैं। कल उन्होंने जो ऑफसाइड ट्रैप लगाया था, मेसी को अटैक को ऐसे पकड़ लिया था, इट वाज इनसेन। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी गफार भाई, एक जो चीज़ अर्जेंटीना को यहाँ सीखनी पड़ेगी बाकी मैचेस के लिए, वो ये है कि हर चीज़ मेसी पे ना डिपेंड करें। अब जब आपने सारा प्रेशर एक बंदे पे डाल दिया, जो हम क्रिकेट में भी करते हैं, बाबर आजम पे कर दिया, विराट कोहली पे कर दिया, जब वो फॉल होने लगता है ना, पूरी टीम डेड हो जाती है। ऑफ कोर्स सेकंड हाफ तक बिल्कुल एनर्जी डाउन थी, बेहतर कर सकते थे, लेकिन सऊदी अरेबिया वो जस्ट आउट क्लास। क्या गोल मारे उन्होंने, आपने गोल देखे उन लोग के? बिल्कुल, बहुत अमेजिंग गोल थे, स्पेशली सेकंड गोल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गोल इन द टूर्नामेंट। फरीद, जैसे बात ने कहा कि ये नहीं है कि अर्जेंटाइन बहुत बुरा खेला, हमें अप्रिशिएट करना है सऊदी अरब को भी कि उन्होंने जो फुटबॉल खेली वो बड़ी कैलकुलेटेड थी। उनकी स्किल लेवल, उनकी बॉल पोजीशन, उनका जो जैसे बात नहीं कहा, उनके जो मैनेजर की जो एक जो वजह था, उसने जो हार्डवर्क किया है वो दिखाई दे रहा था। मैंने इससे पहले जो फॉलो किया सऊदी अरब को, तो उन्होंने ब्राज़ील जैसी टीम के खिलाफ भी जो मैच खेला, दे वर वेरी ग्रेसफुल। उन्होंने हारा ज़रूर, लेकिन फाइट करके हारा था और उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। फरीद, कितनी मेहनत है। बहुत सारे लोग शायद इसको कह रहे हैं जी ये कोई वन टाइम फ्लूक है, कोई कह रहे हैं जी अपसेट हो गया, अपनी सऊदी अरब आगे कर सके ना कर सके। आपको क्या ख्याल है कि सऊदी अरब आने वाले मैचेस में भी क्या सरप्राइज कर सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली सऊदी अरब की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कल उन्होंने जो फुटबॉल खेला है, आई गेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली टीम जो हैं वो डिफेंसिव हो जाती हैं। अगर आपका एक बहुत बड़ी टीम के साथ मैच है ऑन पेपर तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने हाई लाइन खेला है। ऑफसाइड ट्रैप बहुत बेहतरीन था उनका, जो मार्टिनेज का गोल था उस पर भी क्लोज कॉल्स थी, लेकिन उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था अर्जेंटीना से, क्योंकि देखें वो 4 जो फेवरेट टीम्स थी इस वर्ल्ड कप में आने में, ऑड्स फेवरेट जो थी वो अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और ब्राज़ील थी। उनमें से जो कल एक बड़ा झटका लगा है वो अर्जेंटीना को लगा। लायनल मेसी जो उनके कप्तान है, उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है मोस्ट लाइकली, और अर्जेंटीना लाजमी तौर पे जीतना चाहेगा, लेकिन अभी भी ऑल इज नॉट लॉस्ट। और आपको पता है कि आगे उनका जो ग्रुप है उसमें मैक्सिको और पोलैंड है, और स्पेन हमें याद होगा दे लॉस्ट टू स्विट्जरलैंड 2010 में, अपना पहला मैच हार गए थे, बट दे वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। तो ऐसा हो जाता है पहले, लेकिन अब डू और डाई सिचुएशन बन सकती है अर्जेंटीना के लिए अगर वो अगला मैच ड्रॉ करते हैं या उसको नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि अब जो पोलैंड और मैक्सिको का आपस में मैच था वो भी ड्रॉ हो गया था। तो उनको बूस्ट मिला है अर्जेंटीना को कि उनमें से किसी टीम के 3 पॉइंट्स नहीं है अभी, और लाजमी तौर पे दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगले उनके। बिल्कुल, और जैसा इस वक्त फुटेज भी बहुत सारी चल रही है, ना सिर्फ कराची में बल्कि हमारे यहाँ फैंस बहुत हैं सऊदी अरब के भी, तो बड़ा उसको सेलिब्रेट किया। रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त है भाई इस जीत का। भाई फुटबॉल में गोल हो जाए, आई थिंक इससे बड़ी स्पोर्ट्स में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बड़ी बात क्या लगता है वर्ल्ड कप में हमें ऐसा लग रहा था रात में जब ऑस्ट्रेलिया ने पहला गोल किया अगेंस्ट फ्रांस कि भाई शायद इनके भी की प्लेयर्स नहीं है, बेंजेमा नहीं है, इसी तरह उनके पास उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं 3 से 4, बट इतनी डेप्थ
कि 4-1 से, और फिर अमेजिंग। आई थिंक फ्रांस ने कल आई थिंक अपनी स्टेटमेंट दे दी कि हमारे प्लेयर्स नहीं हैं या हमारे से 2 प्रॉब्लम है, बट हमारे पास बैकअप है, एंड आई थिंक वॉच आउट फॉर फ्रांस। एब्सोल्युटली अग्रीड। आई थिंक गफार भाई, फ्रांस ने ये प्रूव कर दिया कि बेंजीमा नहीं है, मिड का उनका एक काफ़ी अच्छा पिछले वर्ल्ड कप में पॉग्बा और कांटे काफ़ी उसको लेके चले हैं वो लोग उनका पिछला वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि यार अगर हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं भी हैं तब भी वी आर फ्रांस, वी आर द डिफेंडिंग चैंपियन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताऊं, ये पहली दफ़ा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हुआ है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो अपना पहला मैच जीता है, वरना अक्सर ये हुआ है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कि डिफेंडिंग चैंपियन अपना पहला मैच हार जाता था। सो आई वाज रियली इंप्रेस्ड। अगर आपने कल जीरू के गोल्स भी देखे हों, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि जीरू बेंजीमा से बेहतर है, वो तो नहीं है, बेंजीमा बैलन डी ऑर विनर है, ऑफकोर्स इज बेटर देन जीरू, लेकिन जो आपने कल जो भी उनके पासेस थे, जो गेम प्ले था, बहुत मजा आया देख के। एम्बापे पे मुझे थोड़ा था कि यार बेंजीमा नहीं होगा तो उसको खिलाएगा कौन, इसके साथ वो कनेक्शन कौन बनाएगा, फ्रांस को आगे लेके जाएगा कौन। लेकिन या मैंने एक और शो में बोला था कि अपना पहला गोल खाने के बाद मुझे लगता है फ्रांस को एक रियलिटी चेक मिल गया कि भाई अभी दोपहर में अर्जेंटीना हारी है, एक और पब्लिक हॉलिडे ना दो दूसरे किसी नेशन में, ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक हॉलिडे ना हो, लेट्स ट्राई टू टेक एक दिन में एक ही मिनी हार्ट अटैक काफी है फुटबॉल फैंस के लिए। लेकिन जैसे बात ने कहा फरीद, सेनेगल ने भी इनको हराया था, आपको याद होगा 98 में जब ये चैंपियंस बनने के बाद 2002 में आए तो पहला मैच हार गए, बट कल फ्रांस, क्या आप तो, मैं तो सारी बात है, हम तो क्रिकेट फुटबॉल दोनों फरीद के साथ बात कर रहे होते हैं, क्या ये हम कह सकते हैं कि इस पर फुटबॉल के इंग्लैंड बने हुए हैं, या इंग्लैंड खुद तो खैर इंग्लैंड बना ही हुआ है, कि इंग्लैंड को भी अपने देखा कि वो कितने मतलब एग्रेसिव फुटबॉल, जैसे आपने कहा कि अक्सर बड़ी टीमें जब आती हैं या बड़ी टीमें आपने आपस में भी आमने सामने आ जाए तो डिफेंसिव फुटबॉल होती है, उसमें कभी बोरियत भी लगती है, 1-0 1-1 होता है, लेकिन 4-1 किया और अपने तमाम जो पॉजिटिव इंटेंट है, अगर उसकी हम बात करें, जो हम फुटबॉल में तो क्रिकेट में तो बात करते हैं, बट क्या आपने नोट किया फरीद, फ्रांस की टीम लग रहा है कि ऑन कोर्स फॉर द डिफेंडिंग ऑफ द टाइटल? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फ्रांस के, बहुत अच्छी टीम है। बैकअप से अगर हम बात करते हैं, अभी कल हर्नांडेज को भी इंजरी हो गई है, जो उनके फुल बैक हैं, उसके अलावा पॉग्बा, कांटे, एनकुकू जो है वो अवेलेबल नहीं है, बेंजीमा अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। इवन बेंजीमा की तो उन्होंने रिप्लेसमेंट भी कॉल नहीं की थी जब वो इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट। और जीरू जो है, ही इज अ वेरी अंडररेटेड स्ट्राइकर, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं उनमें उसको इतना रेट नहीं किया जाता जीरू को, बट ही हैज लेवल्ड थियरी ऑनरी जो उनके लेजेंड है 51 गोल्स के साथ। नहीं, मैं तो आप सब फुटबॉल जो एनालिस्ट है ना, मैं तो आप लोगों से एहतजाज करने वाला हूँ, मतलब हम जो क्रिकेट वाले पक्के वाले फैंस हैं और फुटबॉल में थोड़े मौसमी हो जाते हैं, आप लोगों ने यार मेसी, रोनाल्डो, बेंजीमा इतने बड़े नाम हमेशा लेते रहे, आपने जो जीरो जिसने 51 कल कर दिए, उसका नाम ही पाकिस्तान में कर लोगों को, बहुत से लोग शक्ल पता चला होगा, पर ही इज वेरी अंडररेटेड यार, वो ओवरशैडो हो जाते हैं ना। आप देखो, आप अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बेंजीमा, जब रोनाल्डो और बेंजीमा एक साथ थे रियल मैड्रिड में, बेंजीमा तब भी अच्छा प्लेयर था, लेकिन वो आप थोड़ा सा ओवरशैडो रहता है, रोनाल्डो उसको लेके चल रहा था। सिमिलरली फ्रांस में बेंजीमा एक क्लास का प्लेयर है, जीरो को उसने शैडो में डाल दिया था, लेकिन आप जीरो को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, 51 गोल्स यार आप नहीं कर सकते गफार भाई, वो क्लास का प्लेयर है। कल अगर आपने उनके गोल्स के अलावा उनका एक और ट्राई देखी हो जिसमें उसने बाइसिकल अटेम्प्ट की थी, ठीक है, वो जो भी है, जो भी ही इज ऑन इट। चलें आज क्विकली बात करते हैं जनाब, जर्मनी ने मैच खेलना है, जापान से स्पेन का मैच है। फरीद क्या लग रहा है जो आज अब बकिया मैचेस हैं, फिर बेल्जियम को खेलना है ना, 3 बड़ी टीम है, स्पेशली जर्मनी वर्ल्ड चैंपियंस हैं, स्पेन वर्ल्ड चैंपियन, बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन की बहुत बात होती है, भाई आप लोग बता दें वो जो गोल्डन जनरेशन है फरीद, डू यू थिंक कि उनके पास इतना स्टैमिना बाकी है, क्योंकि गोल्डन जनरेशन सुनते सुनते तीसरा वर्ल्ड कप आ गया पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना आई बेल्जियम से? बिल्कुल ऐसे ही है, इवन यूरोज के अंदर भी हमने ये देखा था, बेल्जियम जो है उनसे वो जो फिनिशिंग लाइन है वो क्रॉस नहीं होती है। इवन जो बेल्जियम की जनरेशन अभी ये वाली खेल रही है, इनको काफी अर्सा एक साथ खेलते हुए हो गया है। प्रीमियर लीग में इनके बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं, ला लीगा में प्लेयर्स खेलते हैं, फिर इनके कैप्टन ईडन हजार्ड जो है, उसके अलावा केविन डी ब्रुयने, आई गेस बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ देयर जनरेशन। हम विंग पे हजार्ड की बात करते हैं, मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयने की बात करते हैं, और इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है अब। और जो इनके कीपर भी हैं, क्योंकि देखिए कोर्टवा जो हैं, जो कि रियल मैड्रिड के खिलाफ, रियल मैड्रिड से खेल रहे थे लिवरपूल के अगेंस्ट, फाइनल उन्होंने जो जिताया था रियल मैड्रिड को, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। तो बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं, और आई गेस इट इज अबाउट टाइम कि ये लोग प्रूव करें कि इनको जो इनकी गोल्डन जनरेशन है वो इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन से बेहतर है, क्योंकि ऑन पेपर इंग्लैंड की भी बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, लेकिन आपको याद 2002 में, 6 में, 10 में उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया वर्ल्ड कप्स में। ये 18 से टीम इंग्लैंड की फिर बेहतर हुई है, और हमें ये चीज़ नजर आ रही है अंडर साउथगेट। बेशक वो जिस तरह भी खेल रहे हैं, लेकिन वो डिलीवर कर रहे हैं। अब यही बात आ जाती है जो जर्मनी की टीम है, क्योंकि स्पेन की टीम ट्रांजिशन में है। 2008 से 12 में स्पेन सब कुछ जीत रहा था। अगर यूरोज की बात करते हैं, अगर वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वो टीम बहुत कमाल थी। कैसियास थे उसमें, पियोल थे उसमें इनिएस्टा थे, उसमें बहुत सारे प्लेयर थे, जावी थे। अच्छा, इससे पहले मैं बात से लास्ट सवाल करूं, हमारा सेगमेंट पे इख्तिताम होगा। डू यू थिंक कि जर्मनी जापान
स्पेन, कोस्टारिका, बेल्जियम, कनाडा, ये तीनों बड़े नेशन खेल रहे हैं। कोई अपसेट वाली, क्योंकि जाहिर बात है सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन को हरा दिया, उसके बाद तो किसी मैच में अपसेट खारिज से इम्कान नहीं हो सकता। बट आप क्या देखते हैं, तीनों मैच में टफ मैच है किसी बड़ी टीम के लिए कोई? गफार भाई देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो रियलिटी चेक मिल चुका है अर्जेंटीना की डिफीट के बाद, तो थोड़ा कॉन्शियस होंगी बड़ी टीम्स भी। मुझे लग रहा है जो एशियन टीम्स स्पेशली हमने देखा है, जापान और साउथ कोरिया, वो किसी टीम को भी अपसेट कर सकते हैं। साउथ कोरिया ने तो हराया भी था जर्मनी को पिछले वर्ल्ड कप में, और बाहर कर दिया था ग्रुप स्टेजेस से, जब वो डिफेंडिंग चैंपियंस भी थे। यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो इनसार अब ये है कि जर्मनी के जो प्लेयर्स जो आगे आ रहे हैं, ये जनरेशन जो जर्मनी की है, ये अब ट्रांजिशन से बाहर हो चुकी है। ये वहां से निकल कर अब परफॉर्म इनको करना है और उनको वर्ल्ड कप दोबारा से जीतना है। एटलीस्ट सेमीफाइनल तक अगर ये पहुंचते हैं तो ये उनका अच्छा वर्ल्ड कप कंसीडर होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे, कोई हम रखें कोई एक और फड़कती हुई हेडलाइन बन जाए जिस पे लोग बोलें ये क्या हो गया? क्योंकि जाहिर बात है जब बड़ी टीमें खेलती हैं, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, सो आपका एक इंटरेस्ट लेवल ही बढ़ता है। बट डू यू थिंक कि कोई एक मजीद अपसेट आज हम देख सकते हैं? कल की बात पुर्तगाल पे कल करेंगे, पुर्तगाल पे कल करेंगे। ये गफार में मैं आपको अभी आपके शो पे रिप्ले पे बता दूं कि मैं देख रहा हूं कि स्पेन को आज अपसेट मिलेगा कोस्टारिका से। स्पेन ऑफ कोर्स, लाइक यू नो ही आल्सो सेड, ग्रेट टीम, टिकी टाका के इन्वेंटर्स हैं, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। बेल्जियम, कनाडा, अच्छे से मैं देख रहा हूँ बेल्जियम जीत जाएगी। जर्मनी, जापान, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, टफ मैच होगा बट जर्मनी ले जाएगी। बात इसमें ये भी हो सकता है कि क्योंकि पहली मर्तबा एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस में, और इस बार विंटर्स में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, ये तो नहीं है कि गर्मी के, लेकिन फिर भी आपको लगता है जैसे सऊदी अरब का आप मैच देखें, इवन कतर ने भी सिर्फ 2 गोलों से हारा, और आज जापान भी उन कंडीशन में खेल रहे इसके मादी हैं। थोड़ा सा ही प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये जो लैटिन अमेरिकन या जो यूरोपियन साइड हैं, इनको कतर में आके कंडीशन या पहली मरतबा आके ग्राउंड, ये मैटर करता है फुटबॉल में? डू यू थिंक? गफार भाई इतना नहीं करता, उसका सोल रीजन ये है कि द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज, प्रिपरेशन तो मिलनी है, प्रिपरेशन दैट आर स्पेंट, क्योंकि फुटबॉल की क्वालिटी क्रिकेट वाली नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो फुटबॉल एक अलग लेवल पे है, तो इन लोगों को बड़ा प्रिपेयर किया जाता है। ये एथलीट्स हैं, ये मतलब ऑफ कोर्स ये कंडीशंस है, बट इस तरह कुछ नहीं होगा। बट स्पेन मैं आपको बता रहा हूं आज या तो हारेगी या ड्रॉ होगा। की प्रेडिक्शन आ गई, अगर सही निकली तो इबाद मैं आपको दोबारा भी बुलाऊंगा, फिर एक नई प्रेडिक्शन लेंगे। बट ये होगा तो मजा आएगा। फरीद आपका भी बहुत शुक्रिया, इबाद आपका शुक्रिया। क्या बात करते हैं कुछ क्रिकेट की। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब। सलीम भाई, डेफिनेटली पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खत्म होते ही, हालांकि हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप ने कुछ ऐसा टेक ओवर किया और फिर कल सऊदी अरब ने हरा दिया अर्जेंटाइन को, तो सारी की सारी खबरें फुटबॉल की चल रही है। बट सर क्रिकेट में क्या ये खामोशी, हम सर आप जुमला लिखते हैं कि कहीं सी तूफान का पेश खेमा नहीं, मैं खैर ये ज़रा मजाक कह रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही। लेकिन सलीम भाई क्या समझते हैं, इंग्लैंड कमिंग टू पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, आज पीएसए का ड्राफ्ट की डेट भी अनाउंस हो गई और आपने इस पर बड़ी रिपोर्टिंग की थी, आई थिंक आप भी खुश होंगे। चलें फाइनली डेट अनाउंस तो हुई, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे दिसंबर के महीने को जिसमें अब बहुत ज़्यादा एक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? जी बिल्कुल, और पहली तारीख को ही आगाज हो जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से, और उसके बाद जैसे आपने बताया पीएसएल का ड्राफ्ट भी होना है। पीएसएल में पाकिस्तानी शायकीन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको छोटी छोटी चीजों का भी इंतजार रहता है पीएसएल की, कि ड्राफ्ट कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। आपसे भी पूछते रहते होंगे, मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं। तो अब वो इंतजार खत्म हुआ, एक डेट अनाउंस तो कर दी है पीसीबी ने, क्योंकि डिले हो गया काफी, लेकिन अब मुत्तफिक हो ही गए पीसीबी और फ्रेंचाइजीज, तो वो हो रहा है। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और ज़ाहिर आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें काउंट होगी, तो इसमें भी फतह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्रिकेट ही क्रिकेट है, साथ में फुटबॉल भी चल रही होगी, तो जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके लिए तो डबल मजे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सलीम भाई, आप इस पर काफ़ी डिटेल रिपोर्टिंग करते रहे हैं पीएसएल के मामले पर, आपको क्या लगता है कि फैंस का क्या ये सोचना, उनकी फ्रस्ट्रेशन, आप भी देख रहे थे कितने सवाल आ रहे थे आपके ट्विटर पे भी, मेरे भी, हम जितने जर्नलिस्ट हैं कि भाई ड्राफ्ट कब होगा, ड्राफ्ट कब होगा। यूजली ड्राफ्ट हो जाया करता है। सलीम भाई क्या लगता है इतना डिले क्यों हुआ, और क्या इसके पीछे भी कोई कोई मामलात है, आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? ये मसरूफियात ऐसी रही कि रमीज राजा साहब जो हैं वो चले गए ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद वो जो मीटिंग्स वगैरह हुई उसमें मसरूफ रहे वो। फिर कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स थे, उनकी अपनी मसरूफियात रही, तो कोई ऐसी डेट्स बन नहीं पा रही थी जब पीसीबी वाले भी फ्री हों और ये फ्रेंचाइज वाले भी फ्री हों। मुख्तलिफ ऑप्शन पे इन लोगों की बात होती रही, लेकिन कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, और चलिए फाइनली देर आए दुरुस्त आए, अब इत्तेफाक तो हो गया है और अब होने वाले हैं ड्राफ्ट। थोड़ा लेट तो है, लेकिन होपफुली सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी बाद में। अच्छा, एक और सवाल ही बहुत ज़्यादा है सलीम भाई कि जैसे जो हमारी ड्राफ्ट की जो फॉरेन प्लेयर की लिस्ट आई, जारी बात है इस बार बड़े अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, जैसे आरन फिंच हैं, डेविड मिलर हैं, फिर मोइन अली आ गए, आदिल रशीद आ गए,
और इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर्स हैं। एक और सवाल भी कि आपको लगता है कि कोई और फॉरेन प्लेयर्स की एंट्री हो सकती है इस लिस्ट के अंदर? और फिर 2 ही कैटेगरीज रिलीज़ हुई हैं, कुछ कैटेगरीज अभी रिलीज़ नहीं हुई। अब ये सारे फैंस के सवाल हैं, बट चूँकि आप बड़ा डीपली PSL रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मैं कहा आज आपके सामने सारे सवाल रख दूँ। बिल्कुल रिवाइज हो सकती है और राब्ते में है प्लेयर्स के एजेंट PCB के साथ और बातचीत चल रही है। जो भी फ्री हुआ, जिसको भी मौका मिला, वो आ सकता है पाकिस्तान और आके खेल सकते हैं। उनके अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और दूसरी लीग्स भी चल रही हैं, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि ये जो लिस्ट आ गई बस ये फाइनल है, यही प्लेयर आएंगे और इसमें एडिशन नहीं हो सकता। बिल्कुल एडिशन हो सकता है, क्या पता कुछ और बड़े नाम भी नजर आ जाए हमें आगे जाके। ठीक है सलीम भाई, बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड की, जिसके अंदर ज़ाहिर बात है कुछ तब्दीलियां हमें दिखाई दी। पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और सबसे पहले तो आपको लगता है सलीम भाई अब उसे हमें उस फेज़ से निकलना चाहिए, वो जो सेलिब्रेशन फेज़ है कि जी ऑस्ट्रेलिया आ गया, जी इंग्लैंड आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है। हमने बड़ी ख़राब विकटें बनाई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हम बड़े डिफेंसिव थे। हमने, मुझे लगता है कि नुमान साजिद पे क्रिटिसिज्म तो हुआ कि उन्होंने विकटें नहीं ली, बट हमने उनको शायद वो विकटें मुहैया भी नहीं की जिन पर शायद वो जो जादू दिखा सकते थे। हमें सीखना पड़ेगा सीरीज से सर काफ़ी हद तक। बिल्कुल सीखना पड़ेगा, लेकिन अभी भी ऐसे ही लगता है कि शायद डिफेंसिव मोड पे ही हो, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप का हार चुकी है फाइनल, और जिस तरह से हारी क्रिटिसिज्म भी आया टीम के ऊपर, और इसके ऑस्ट्रेलिया से जो सीरीज हुई थी उसमें भी परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली नहीं थी। तो प्रेशर तो है, तो अब प्रेशर बोर्ड के ऊपर भी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लैंड जिस तरह महदूद ओवर की क्रिकेट हरा के चला गया था, ये ना हो कि ये टेस्ट में भी ऐसे हिस्टोरिकल सीरीज जो है पाकिस्तान हार जाए। तो जब ऐसा होता है तो फिर डिफेंसिव अप्रोच होती है, तो फिर पीछे जाता है। और वैसे भी पाकिस्तान में कौन सी पिचेज ऐसी हमेशा देखने को मिली है कि बहुत लाइवली पिचेज हो, सिवाय रावलपिंडी के। लेकिन रावलपिंडी की जो पिच थी सबसे खराब पिच थी, जिसका ICC ने भी नोटिस लिया, जो पिछली हमारी सीरीज हुई थी जब मैच हुआ था पिंडी में। तो देखें आप क्या करते हैं। मसला सारा ये है कि हम लोग डरते हैं ना, जरा थोड़ी सी लाइवली पिच बना दे तो कहीं हमारी बैटिंग नाकाम ना हो जाए, फिर स्पिन पे सोचते हैं यार उनके स्पिनर आके चल जाए। तो फिर सीधा सीधा यही होता है कि ऐसी पिच बनाओ दो जिसमें बैट्समैन ही बैट्समैन खेले। आप जैसे कहते हैं ट्रॉफी देख लें, किसी मैच में 600 रन बन रहे हैं, किसी मैच में 550 रन बन रहे हैं, एक इनिंग में 4 सेंचुरी। ऐसा लग रहा है कि सारे डॉन ब्रैडमैन पाकिस्तान में पैदा हो गए। लेकिन यही बेचारे जब बाद में चांस मिलता है खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट तो परफॉर्म नहीं कर पाते हो। मैं ज़रूर टेस्टिंग पे बात करूँगा कि आपने रावलपिंडी की जब बात की तो ये टेस्ट बड़ा जो है ना अनसर्टेनिटी का शिकार था। लेकिन कल हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब साबिक कप्तान और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के पास गए, तो बरतानवी हाई कमिश्नर उनके साथ थे। सलीम भाई, इस मीटिंग पर शायद इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं, मुझे लगता है कि सियासी मामला ही इतने हाई फाई हैं और फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। बट आपको, मुझे कुछ हैरानगी ये हुई कि वो अब तक मिले नहीं है पैटर्न इन चीफ से, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो कि रमीज़ राजा साहब हैं, और फिर उनकी मुलाकात हो जाती है जो पुराने पैटर्न इन चीफ से, जो कि ऑब्वियसली उनके साबिक कप्तान भी हैं, और फिर इमरान खान साहब की जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। सलीम भाई, आपने कैसे देखा इस मुलाकात को? आपका क्या तबसरा है कल जो मुलाकात हुई रमीज़ राजा इमरान खान साहब की? गफार, ये तो कोई सीक्रेट है नहीं कि रमीज़ राजा जो है इमरान खान साहब के बहुत क्लोज हैं और वही उनको चेयरमैन के ओहदे पर लेकर आए थे। तो जाहिर है जब वो फॉरवर्ड कैप्टन भी उनके रहे हैं, आपस में राब्ता रहता है। पहले रमीज़ राजा ने कहा था राब्ता खत्म हो गया, लेकिन फिर बाद में बोला कि राब्ता दोबारा शुरू हो गया जब PM नहीं रहे इमरान साहब। तो अब फिर मुलाकात हुई है। शुरू में तो ऐसी खबरें आई थी कि उनकी अयादत करने के लिए गए, बाद में आया कि ये सीरीज के हवाले से भी बात हुई है कि पिंडी में जो मैच होगा वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आराम से कराएं मैच। बाकी रही बात मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने अभी तक इनको रमीज़ राजा को मुलाकात का कोई वक्त ही नहीं दिया। इवन जहाँ तक मेरी मालूमात है टेलीफोन पर भी गुफ्तगू नहीं हुई, हालांकि कई फॉर्मर चेयरमैन से वो मिल चुके हैं। इससे यही लगता है कि शायद एक ट्रस्ट जो है वो नहीं है वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, हालांकि वो पेट्रन भी हैं। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें कब तक चलती हैं। लेकिन कहीं इस तरह की चीजें, जैसे आपने कहा कि खामोशी है, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो किसी बड़े तूफान का पेश पैमाना हो गई। सलीम भाई, ये जो आपने बात की ना कि इस वक्त उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप की कारकर्दगी इस मौके पे बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई? शायद अगर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कुछ और होती तो हम कोई और आज तब मौजूद बात कर रहे होते। ये वर्ल्ड कप की कारकर्दगी ने क्या एक्सटेंशन दिला दी है? देखिए, वर्ल्ड कप हमने जीत थोड़ी लिया है। हम लोग शॉर्ट टर्म हमारी मेमोरी है, जल्दी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं।
शुरू में तो हम तो जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, शुरू में जो 2 मैच हारे, इंडिया से भी हारे, तो हमारे लिए तो बहुत, और फिर सेमीफाइनल में जिस तरह पहुंचे कि साउथ अफ्रीका को अपसेट शिकस्त हुए नीदरलैंड, नो डाउट सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन फाइनल में जाके फिर फंस गया था मैच, लेकिन हार गए। आखिर में यही हुआ, अगर हम जीत जाते तो ये कहा जा सकता था कि सूरत हाल चेंज हो गई है। लेकिन एक और बात गफार, परफॉर्मेंस का क्रिकेट टीम की क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक नहीं होता। अगर किसी को हटाना होता है तो उसके लिए ये नहीं देखा जाता कि इसने वर्ल्ड कप जीता है, इसने ये किया है। कोई भी कहेगी कि यार बस हटाना और पूरा हो गया, हम हटा के दूसरा बंदा लेकर आ रहे हैं। और किसी को रखना होता है टीम में, जितनी भी खराब परफॉर्मेंस हो उसको फिर बरकरार रखा जाता है, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में सौरव गांगुली को हटाना था तो उनकी गवर्नमेंट ने हटा दिया, उनको ये नहीं देखा कि टीम की परफॉर्मेंस क्या है, क्या किस तरह की चल रही है। तो यहाँ भी अगर ऐसा हुआ, उसको हटाना हुआ तो हटा देंगे, और रखना हुआ तो रखेंगे बिल्कुल। जैसा आपने कहा जिसको हटाना होता है, तो सिर्फ फवाद आलम को अगर हटाना था तो सिर्फ 3 टेस्ट मैचों की कारकर्दगी में बाहर कर दिया, जबकि अजहर अली मौजूद हैं। ठीक है, वो ज़्यादा उनसे सीनियर प्लेयर हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अजहर अली को भी नहीं होना चाहिए था, बट आपको लगता है कि फवाद आलम की स्टोरी जिसने एटलीस्ट लोगों को, सलीम भाई, ये एक यकीन दिलाया था कि अगर आप परफॉर्मेंस करें तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बट इतनी जल्दी रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा, तो आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को क्या इस पर मैसेज दे रहे हैं? जैसे उस्मान सलाउद्दीन है, साद अली तो छोड़ के शायद चले गए, इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हुरैरा, तो क्या हम ये बता रहे हैं कि आप डबल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जो कि फवाद आलम शायद डिजर्व नहीं करते थे कि उनको इतना जल्दी बाहर किया जाए? देखिए, फवाद का तो मैं पहले भी ये कह रहा था कि मौका उनके लिए चाहिए कि जहां वो जरा से फ्लॉप होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती वो कहते हैं ना कि दरवाजा तोड़ एंट्री हुई थी उसकी कौमी क्रिकेट टीम में, और इतना उन्होंने परफॉर्म किया कि उसको लेना ही पड़ा आखिरकार। जब आने के बाद भी उन्होंने मुश्किल वक्त में बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन फिर वही हुआ कि निकालना तो था ही उनको, क्योंकि आपको पता है कुछ लोगों की नजरों में खटकते हैं वो, तो जरा से वो फ्लॉप हुए निकाल दिए। अगर आप स्टैट्स निकालें अजहर अली के, अजहर अली की कौन सी गैर मामूली परफॉर्मेंस है। बस अजहर अली का काम ये है कि वो 6-7 इनिंग में नाकाम होते हैं, 7 में फिर वो सेंचुरी कर जाते हैं, 80-90 कर जाते हैं, फिर वो प्रोमिनेंट के बाद अजहर अली ने कर दिया, फिर 6-7 इनिंग में नाकाम होते हैं। तो आई एम श्योर अगर आप इतने ही मौके अजहर अली जितने फवाद आलम को भी देते तो उनसे बहुत ज्यादा रन बना चुके होते फवाद आलम। लेकिन यहाँ अलग प्लेयर के लिए अलग माना है। अजहर अली हमारे सीनियर प्लेयर हैं, कितने साल से खेल रहे हैं वो, मेरे ख्याल 10 साल 12 साल, कितने साल हो गए उसको। ठीक है, बदकिस्मती से अगर आप वर्ल्ड के ग्रेट प्लेयर्स का अगर आप बिल्कुल नाम लें या करें तो दूर दूर तक हमें अजहर अली नजर नहीं आते। एक बंदे ने इतनी क्रिकेट खेली और उसका नाम टॉप 20 में भी नहीं आ रहा, तो फिर तो आप अंदाजा लगा लेंगे क्या है। क्या इससे अच्छा ये नहीं था कि हम किसी दूसरे प्लेयर को लाके मौका देते? नहीं, लेकिन मुसलसल उनको खिलाया जाता रहा, और जहाँ फ्लॉप होते थे, जैसे मैंने पहले बताया, वो रन कर देते थे। आज फवाद भी इसी तरह करते, फवाद के साथ भी ऐसा होता था। फवाद भी, मुझे यकीन है कि अगर उनको बोल देते कि यार तुम चलो 8 इनिंग में नाकाम हो जाओ, हम तुम्हें नहीं निकालेंगे, तभी में वो भी सेंचुरी खरीद देते। अलग अलग के लिए अलग। अब हमारी बॉलिंग जो है ना सलीम भाई, बड़े अरसे बाद ऐसे लग रहा है जैसे शाहीन शाह अफरीदी के एकदम से अनफिट होने और उनकी इंजरी पे भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है तो नज़र लग गई है। नज़र लगने के साथ साथ डेफिनेटली जो मामलात उनकी इंजरी के मिस हैंडल हुए, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि उनकी इंजरी डायग्नोज होने में, उनको यूके भेजने भी हमने महीना ज़ाया कर दिया। फिर वर्ल्ड कप के मैच के बाद भी एक पहले आया कि शायद लंबी इंजरी है, आप कह रहे हैं 2 हफ्ते, फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन। उनकी बगैर पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अधूरी दिखाई दे रही है। और दूसरा, हमने रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं किया हुआ है। अचानक से मोहम्मद वसीम जूनियर T20 वनडे टीम से टेस्ट में आ गए, हारिस रऊफ का 8 फर्स्ट क्लास मैचों का तजर्बा है। ये आपको लगता है ठीक तर्ज अमल है कि 8 और 7 मैचेस फर्स्ट क्लास से खेलने के बाद आप हर कोई शायद शाहीन शाह अफरीदी या वसीम अकरम तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो इतना टैलेंटेड हो। आप समझते हैं ये सिलेक्टर्स की सही रविश है? देखिए गफार, आपके शो में कई बार मैंने ये बात की थी, वर्षों से ये बात करते आ रहा हूँ, कॉलम भी लिखा मैंने कि शाहीन अफरीदी को बॉलिंग मशीन ना बनाए। इस कॉलम को लिखे हुए भी सालों, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। मुसलसल वो तो हर तरफ की क्रिकेट खिलाते रहे, PSL भी खेलते रहे, तो उसके बाद तो ये होना ही था। अब इंजरी उनको हुई तो बजाय ये कि उनको मुसलसल रेस्ट करने देते, जल्दबाजी में लेकर आए, और उस वक्त भी लोगों ने यही कहा कि फिर इसको इंजरी का खतरा है, और फिर दोबारा यही हुआ। अब जाहिर है कि हम इतना ज्यादा इन्हिसार उनके ऊपर कर रहे थे, अब वो नहीं होंगे तो हमें मसला तो होगा। हारिस रऊफ, आपने जैसे जिक्र किया, रेड बॉल क्रिकेट इतनी ज्यादा उन्होंने खेली नहीं, लेकिन वही है कि हम लोग जो रेड बॉल की परफॉर्मेंस पे T20 तो चले नहीं खिलाते, लेकिन T20 की परफॉर्मेंस पे रेड बॉल खिला देते हैं। अब हारिस को लेकर आए और लाने के बाद हम उनसे ये भी तवक्को करेंगे कि यार 10-10 विकेट ले, मैच जिताए, और उसके बाद इनको भी अब तीनों तरफ की क्रिकेट खिलाएंगे,
होगा ये 6 महीने साल बाद अल्लाह ना करे वो भी कमर पकड़ के या पाँव पकड़ के बैठे हुए होंगे। फिर बात हो रही है नसीब की परफॉर्मेंस, ठीक है टेस्ट में चल जाएंगे, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर जो है रेड बॉल में उनको भी तो इतना नहीं है। जो लड़के मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे मीर हमजा है, वो मुसलसल परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। उनका शाहीन के लेफ्ट आर्म पेसर, ये भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं लिया उनको टीम में, कह रहे हैं इंजर्ड है, लेकिन उनके करीबी जराए कहते हैं कि छोटी सी इंजरी हुई थी, उसको भी ठीक हुए हुए काफी टाइम हो चुका है। लेकिन जब देखा पीसीबी ने कि सोशल मीडिया पे शोर मचा है, तो बाद में एक नैरेटिव बिल्ड किया अपना कि भाई वो तो इंजर्ड है, अब तो कुछ लोगों से खबरें चिलवाई। अगर वो इंजर्ड थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता देते मोहम्मद वसीम के जी वो इंजर्ड है, इसलिए नहीं लिया। तो ये है कि सिलेक्शन में मसते हैं, और आपने बिल्कुल सही एक नुक्ता उठाया कि हमारा जो पेस अटैक है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। तो अल्लाह करे कि बेहतर परफॉर्मेंस हो, और वरना तो बैटिंग तो माशाल्लाह बेहतर है फिर भी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पुराना रीप्ले में हमने डिटेल बात की उनसे सुपर लीग और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, और 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा। कल से कैंप भी शुरू हो रहा है, और इसी तरह पाकिस्तान टीम की तैयारियों का आगाज़ भी हो जाएगा इसके ऊपर भी, और फीफा वर्ल्ड कप पे आपको अपडेट देते रहेंगे पूरा रोज़ाना। आप 5:05 पर रीप्ले देखिए, साथ साथ DN स्पोर्ट पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर भी प्रोग्राम अपलोड होता है, तो कमेंट करके आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।